Evening friends. So in NEET PG careers today we are going to discuss one more major branch, that is obstetric and gynecology. Branch बहुत बड़ी है, काफी सारा discussion लंबा हो सकता है. So we are going to split it into two. First part will be obstetrics and second part will be gynecology. So what degree you get after 3 years of course, either you get MD or you MS. गुजरात में होता है MD और कई जगह पर होता है MS in obstetric and gynecology. आपकी प्रैक्टिस कैसे रहेगी दोस्तों? कुछ भी कर लो, मान इंडिया में आजकल जनरली यही प्रैक्टिस है कि भाई ऑब्स्टेटिशियन की है जो है खुद की अपना नर्सिंग होम होता है. बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल सिर्फ गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेटिक के हॉस्पिटल्स अभी तक बने नहीं है. तो आपका ही यानी आप मान के चलो आप प्राइवेट प्रैक्टिस ही करोगे, आपका नर्सिंग होम होगा. तो आप इसमें करोगे कि आपका ओपीडी होगा, आपका रेडियोलॉजी यूनिट होगा, आपका ऑपरेशन थिएटर होगा, आपका होना इंडोर होगा. तो ओपीडीज में आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? एक तो जनरली है जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने आते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं पेशेंट, उसको आप एंटीनेटल केयर दोगे, फॉलोअप करोगे, मैनेज करोगे और फाइनली डिलीवरी तक अंजाम दोगे और पोस्ट डिलीवरी देखोगे. दूसरे पेशेंट होते हैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, जो कंसीव नहीं हो रहे हैं. तो इसके लिए इनफर्टिलिटी वर्कअप करोगे. इनफर्टिलिटी में आप अपने आप को सुपर स्पेशलिटी तक ले जा सकते हो, यानी आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह भी कर सकते हो. और उसके रिलेटेड जो भी है ओवम पिकअप करना, ये करना, या तो आप लेप्रोस्कोपी वो भी आपको आनी चाहिए. दूसरा आप करते हो कि भाई किसी बड़े आईवीएफ सेंटर के साथ आप टाई अप कर सकते हो. आपके यहाँ ओवन पिकअप कर सकते हो, पेशेंट को मैनेज कर सकते हो, फिर वो सेंटर में भेज सकते हो. वंस यू बिकम प्रेग्नेंट तब जाके आप इसको अपने आप अपने यहाँ ला के फिर उसको फॉलोअप करके डिलीवर करवा सकते हो. तो ये हो गया. दूसरा है कि भाई कोई भी ऑब्स्टेटिशियन है उसको रेडियोलॉजी खासकर सोनोग्राफी में काफ़ी एक्सपर्ट होना है. यानी आपको एंटीनेटल पेशेंट का पूरा ही रेडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी से लेके ऑर्गन स्क्रीनिंग, ऑर्गन डिफॉर्मिटी स्क्रीनिंग से लेके आगे जाते तक है कि भाई डिलीवरी तक का जो है वो सब करते आना चाहिए. आप अगर इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो बात बनने नहीं वाली है. आजकल 4D स्कैन्स आ गए हैं जिसमें आप तकरीबन बच्चे का पूरा स्वरूप ही आप दिखा के पेश कर देते हो. आपको अपनी प्रैक्टिस हाई एंड करनी है तो और क्या कर सकते हो डिलीवरी के मेथड्स में. जैसे हो गया जो मेन है आजकल बहुत ही, अगर आपका जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, जहाँ जिस सेंटर जिस लोकेलिटी में आप करो, जिस शहर में आप करो, बहुत ही एजुकेटेड पेशेंट्स, वर्किंग वीमेन जो आने वाली है, एजुकेटेड पेशेंट्स आने वाले मान लो, तो उन्हें चाहिए कि भाई जो डिलीवरी है वो खास अच्छा एक्सपीरियंस रहे. तो उसके लिए एक आता है लेबर एनाल्जेसिया, मीन्स पेनलेस लेबर इज द टेक्निक विच यू कैन इंस्टॉल इन योर इंस्टीट्यूट. इसके लिए आपको चाहिए कि आपको एक एनेस्थेटिस्ट हो जो एक्सपर्ट हो लेबर एनाल्जेसिया, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देने में, वो आपके साथ टाई अप कर ले और आप दोनों उसको फॉलो करके अपने आप को प्रमोट कर सकते हो कि वी गिव योर पेनलेस लेबर. दूसरा होता है बाथ टब में डिलीवरी कराना और काफ़ी सारी चीज़ होती है. आप अगर सीनियोरिटी लेवल पे जाके क्या कर सकते हो कि भाई आप अपने आप को ये भी प्रोजेक्ट कर सकते हो कि भाई हम कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी के साथ ही डील करते हैं. कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती है जिसमें मान लो प्लेसेंटा एबनॉर्मल पोजीशन में है, या ट्विन है, ट्रिपलेट्स है, क्वाड्रुप्लेट्स है, ऐसे भी पेशेंट्स आ सकते हैं. हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है तो उसके लिए जो मेडिकल सपोर्ट चाहिए, मान लो कार्डियोलॉजिकल, मेडिकल, नेफ्रोलॉजी सपोर्ट चाहिए, फिजिशियन सपोर्ट चाहिए, वो भी हमारे यहाँ है. तो उस तरह का भी आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो. दोस्तों अगर आप ऑब्स्टेटिशियन हो और अगर आप सिजेरियन में एक्सपर्ट नहीं हो तो बात बनने ही नहीं वाली है. शहरों में या कई कई भी जगह पर है आजकल, मान लो मेरे ख्याल से 70 to 80% डिलीवरीज जो है वो सिजेरियन से ही होती है. कंसेप्ट क्या हो गया है ना, वर्किंग वीमेन होती है या जो भी एजुकेटेड है, यंग है, एलिट्स है, वो बोलते हैं कि भाई हमको तो एक या दो बच्चे ही करने हैं, तो क्यों ना हम ये ना पेन सहन करें. ये भी एक, मान लो दिस नॉट एन एथिकल इंडिकेशन, मगर ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर. ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की तो बात ही भूल जाओ. मान लो ब्रीच हो गया या पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन हो गया हेड का वगैरह, या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या हैंड प्रोलैप्स या शोल्डर प्रोलैप्स, या इस तरह के केस हो गए जिसके लिए टिपिकल इंडिकेशन ऑफ सीजरियन होता है, वो तो भूल ही जाइए. नॉर्मल में भी लोग आजकल सीजरियन करते हैं. सीजरियन में एक्सपर्ट होने का मामला में मतलब मेरा ये है कि आप सीजरियन तो करते ही हो, आप फास्ट एंड स्विफ्ट होने चाहिए और आप अनकॉम्प्लिकेटेड वे से सीजरियन कर सके. और मान लो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो यू शुड बी बेस्ट, यू शुड बी इक्विप्ड विथ योर नॉलेज एंड स्किल सो दैट यू कैन डील विद दैट कॉम्प्लिकेशन. मान लो आपका पीपीएच हो गया, किसी पेशेंट को पोस्टमार्टम या हेमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इंटरनल इलियाक आर्टरी लाइगेट करने के भी एक्सपर्ट होने चाहिए. उस टाइप हम दौड़ के या किसी वास्कुलर सर्जन आपके पास नहीं आएगा. तो इस तरह की आपको एक्सपर्टीज चाहिए. दूसरा जो मेन प्रैक्टिस होता है बच्चों,
वो है कि भाई जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है। तो आपको इसमें कोई भी इलीगलिटी करनी नहीं है, प्रॉपर लीगल सिस्टम के जो रूल्स है वही फॉलो करके करना चाहिए। आप क्रिमिनल अबॉर्शन भूल से भी ना करना, लेकिन जो इंडिकेटेड है, पर्टिकुलर इंडिकेटेड है, कंजेनिटली एबनॉर्मल चाइल्ड है या हाई रिस्क मदर का है और वो आते हैं यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, तो आप जरूर कीजिए। दूसरा है कि भाई आपको ये भी केयरफुल रहना है कि आजकल जो स्ट्रिक्ट लॉ है, यू कांट रिवील द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, सेक्स ऑफ द फीटस आई मीन, टू द पेरेंट्स। अगर आप ये करते हो, सोनोग्राफी में दिख जाता है मिड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, एंड इफ यू डिस्क्लोज इट टू द पेरेंट्स, then it's a crime if somebody complains against you, and you can end up in jail, your license can be cancelled. This was very positive step put by the government to stop female fetus abortions in some peripheral areas, और illegal जो practice होती थी उसको stop करने के लिए है। So ये हो गया मोटा मोटा ऑब्स्टेटिक्स का। मैं जनरली क्या देखता हूँ कि भाई ऑब्स्टेटिक्स का क्या होता है, थोड़ा लो पेड होता है। इसमें यही एक डिसएडवांटेज है कि अभी भी इंडिया में ये लो पेड होता है। अभी भी इंडिया में लोग यानी प्रेगनेंसी और डिलीवरी को बहुत हल्के में लेते हैं, यानी कहते हैं कि ये तो क्या है, डिलीवरी है ना, बहुत सिंपल सा चीज़ है, क्या इसमें क्या इतना पैसा लगता है। मान लो आप कोई कैंसर सर्जरी करने जाते हो, कोई यूरोलॉजी या कोई बड़ी सर्जरी करने जाते हो और उसको आप बोलोगे 5 लाख का पैकेज है तो आपको मिल जाएगा, दे देंगे। मगर आप बोलोगे सीजन में मैं 2 लाख लूँगा, तो वो कोई देता नहीं है। और दूसरा है कि भाई प्रेगनेंसी और जो जो डिलीवरी है या सिजेरियंस है उसमें जो है मेडिक्लेम्स नहीं होता है कहीं। जस्ट इफ इन केस द पेशेंट और हिज हस्बैंड इज वर्किंग इन सम कॉर्पोरेट, then they do fund them, they do give some funding like 50% of the bills and all that, like पेशेंट खुद ही फंडेड होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ऑब्स्टेटिशियन से जनरल इनकी प्रैक्टिस बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती है, मीन्स उस तरह का क्लिनिक और इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो मेरा ये एडवाइस है, you can have a separate concept, you can make a separate concept like for a patient to feel comfort by वो डिलीवरी करने आ रहे हैं, खुशी के लिए आ रहे हैं। कोई तो पेशेंट होंगे ना जो बोलेंगे मुझे अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छा रूम चाहिए, अच्छा ऑपरेशन थिएटर चाहिए, मुझे सब डिस्पोजेबल्स यूज़ करना है। तो वैसे पेशेंट्स के लिए भी आपकी तैयारी उस तरह का आप कॉस्मेटिकली बेटर एंड ब्यूटीफुल हॉस्पिटल बना सकते हैं। दूसरा, आपके साथ एक पीडियाट्रिशियन का बहुत ही अच्छा टाइप होना चाहिए, एनेस्थेटिस्ट भी जो आपका होना चाहिए काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए। दोस्तों, जो लिटिगेशंस जो होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आप देखते होंगे ऑब्स्टेट्रिक में मैटरनल डेथ इज अ वेरी वेरी बिग इशू। नॉट ओनली सोशली, यानी रिलेटिव्स है सब हंगामा करेंगे, चढ़ जाएंगे, यानी धमाल हो जाती है, हॉस्पिटल पूरा मीडिया में आ जाता है और आपकी मान लो प्रैक्टिस खत्म। मगर जनरली इसका कॉज क्या आता है, मान के चलो मैंने 25 साल से तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन होता है बहुत ही सिंपल वाली चीज़ में होता है। कॉम्प्लिकेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड केस में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम आप तैयारी कर चुके होंगे। द प्रॉब्लम इज कि जनरल जो है, मान लो नॉर्मल सीजन कर रहे हो, आपके पास ऑक्सीजन लिमिटेड रखते हैं इन लोग, यानी फैसिलिटीज लिमिटेड रखते हैं, फिर जब कॉम्प्लिकेशन होता है तब दौड़ते हैं। यानी ये है ना कि भाई आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जा सकता। तो आपकी जो फैसिलिटी है, रिससिटेशन फैसिलिटी, ऑक्सीजन बैकअप, एनेस्थेटिक बैकअप, थोड़ा एक फिजिशियन का बैकअप, एक गुड पीडियाट्रिशियन टू रिससिटेट इमीडिएट चाइल्ड हु इज लाइक हैविंग अ फीटल डिस्ट्रेस एंड ऑल, ये सब यानी जो अच्छे एफिशिएंट लोग अगर आपके साथ जुड़े हैं तो आप बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। दूसरा है कंसेंट का भी बहुत ही होता है कि आपको ठीक ठाक अच्छे से पेशेंट को समझाना है। मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको अच्छी से समझाना है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि पेशेंट एंड द रिलेटिव दे डोंट अंडरस्टैंड, दे थिंक ये तो डिलीवरी था, सिजेरियन था, इसमें क्या रिस्क है। वो नहीं समझते कि भाई सेंट्रल प्लेसेंटा, लोअर प्लेसेंटा, एब्रप्शो प्लेसेंटा, डीआईसी, ये सब वो नहीं समझते हैं। तो उनको ये समझाना पड़ता है कि भाई ये आम ऑपरेशन नहीं, अगर आप चाहें ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो हम किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहाँ ऑपरेट कर सकते हैं, ताकि हम ये कॉम्प्लिकेशन को डील कर सके। ये काफ़ी है ना, आपको केयरफुल रहना है। दूसरा होता है कि भाई लेप्रोस्कोपी इन ऑब्स्टेटिक्स में क्या होता है। लेप्रोस्कोपी इन ऑब्स्टेटिक होता है ट्यूबल लाइगेशन के लिए जो होता है, आप तो उसमें आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट होने चाहिए, काफ़ी सारे पेशेंट्स उसमें भी आते हैं। दूसरा आपका ओपीडी प्रैक्टिस होता है, उसमें काफ़ी सारी कॉन्ट्रासेप्शन की प्रैक्टिस होती है, इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो सकती है। तो इस तरह का ये है ऑब्स्टेटिक का पिक्चर।
यानी जनरली क्या होता है कि आज भी टेंडेंसी ये है कि भाई कोई फीमेल है, कोई फीमेल मान लो मेरी वाइफ भी अगर हो या कोई और हो, मेरी सिस्टर हो, तो ये जनरली चाहेंगे कि यार हमारा डॉक्टर भी हो, जो ऑब्स्टेट्रिशियन जिसके साथ मैं डिलीवरी कराऊं वो भी फीमेल ही हो। तो जनरली ये है फीमेल डोमिनेंट और फीमेल ओरिएंटेड ब्रांच होगी एक पर्टिकुलरली ऑब्स्टेटिक। और मैं देखता हूँ ऑब्स्टेटिक्स जनरली फीमेल्स होती है, और जो गायनेक होते हैं, जो ज़्यादा सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रिलेटेड होते हैं, वो ज़्यादा मेल्स होते हैं। जनरली हस्बैंड एंड वाइफ दो कपल होते हैं, उसमें मेल जो है वो गायनेकोलॉजिकल पार्ट ले लेता है, और जो फीमेल जो है पार्टनर या वाइफ है वो जो होती है ऑब्स्टेटिक पार्ट ले लेता है। तो जिन लोगों ने ऑब्स्टेटिक का सोचा है, आई मीन यू शुड प्लान इन अ डिफरेंट वे, अ डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक, लेबर एनालिसिस, गुड प्रैक्टिस, good operation theater, expert in cesarean, expert in dealing complication, make it a very sophisticated way to practice, make patient comfortable, and you can really click. एवरग्रीन ब्रांच है, कोई भी खोलेगा चलेगा, किसी भी एरिया नए एरिया में बैठ जाओगे, जैसे जैसे एरिया डेवलप होगा पेशेंट तो आने ही वाले हैं, कोई कम देगा कोई ज़्यादा देगा, लेकिन ये ब्रांच कभी ख़त्म या कभी ऐसी नहीं है कि यहाँ कोई खाली बैठता है। लेकिन मैं वार्न कर दूँ, ये 24/7 ब्रांच है, इसमें आपको 24/7 अवेलेबिलिटी 24/7 365 अवेलेबिलिटी बतानी ही पड़ेगी। त्यौहार में क्या होता है बच्चों, त्यौहार में होता है कि मान लो रामनवमी का दिन हो गया, या कोई और डे हो गया, या क्रिसमस का डे हो गया, या न्यू ईयर का डे हो गया, या किसी की बर्थ डेट होगी, या वैलेंटाइन डे हो गया, ये जो आप मानते हो ये त्योहारों के दिन है, छुट्टी के दिन है। लेकिन कई पेशेंट्स आजकल डिमांड करते हैं, प्लान्ड सिजेरियन करते हैं, और उनको मुहूर्त दे के वो पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम पे सिजेरियन करवाना है। तो आप अपना नहीं बोल सकते कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा, आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। तो इस तरह का मार्केट है इसमें। सो यू हैव टू बी 24/7। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि अपना नर्सिंग होम बनाते हैं, और उसी में अपने टॉप फ्लोर पर अपना घर होता है और नीचे पूरी हॉस्पिटल होती है। तो वो जैसे ही कॉल आए आप तुरंत वहाँ नीचे उतर के कर सकते हैं। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है कि भाई वाइफ होती है वो ऑब्स्टेटिशियन होती है, जो हस्बैंड होता है वो पीडियाट्रिशियन होते हैं, तो आप नियोनेटल और ऑब्स्टेटिक ऐसा भी यूनिट एक कंबाइन खोल सकते हो। या फिर वाइफ ऑब्स्टेटिशियन होती है और जो हस्बैंड होता है वो जनरल सर्जन होता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो हस्बैंड के एन ऑपरेशन थिएटर कैन बी कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम, जनरल सर्जरी एंड ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी। तो इस तरह के होते हैं। जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट इन योर लाइफ व्हेन यू आर गोइंग टू ग्रो, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, पीपल थिंक लाइक दिस, that my partner should be like this or my partner should be from this brand. This is very very necessary. It's not that I'm just telling you, out of something. So I hope I addressed a lot of questions about it. So those who decided to become an obstetrician, please go for it. कोई झिझक नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, लिटिगेशन वाली है, आपको एक्सपर्ट होना है। और आप मैं दुआ करूँ, मैं विश करता हूँ कि आप एक अच्छी साफ सुथरी और अच्छी प्रैक्टिस इसमें लेकर आए, मॉडर्न प्रैक्टिस लेकर आए। फीटल स्क्रीनिंग में ज़्यादा होते हैं, कोरियोनिक विलस बायोप्सी का भी एक होता है कि आजकल कंजेनिटल स्क्रीनिंग में हो गया कि मान लो स्कैन में आपको कुछ पता चला कि भाई मान लो जो है नेप ऑफ नेक यानी नेक का जो है थिकनेस हो गया ज़्यादा है, मान लो एन्यूप्लॉइडी हो सकती है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ट्राइसोमी 21 18 या ऐसे कुछ हो सकता है, तो आप उसमें लेते हो कोरियोनिक विलस बायोप्सी। ये भी एक स्पेशल टेक्निक होती है, आप या किसी को बुला सकते हो या आपके सेंटर में ये भी कर सकते हो कि वी डू ऑल दिस थिंग्स, वी डू chromosomal analysis, we are tied up with some hospital with genetics and all, so that we will make sure that your child does not have any congenital anomalies or transmitted hereditary congenital disease. So ये हो गया। I hope I have addressed most of the questions for you. कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी डिलीवर यानी करने के लिए, मान लो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, डीआईसी विद प्रेगनेंसी, नॉट द मेडिकल इश्यूज और कार्डियक फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, जब सार्स और कोविड आया था तब हो रहा था कि एआरडीएस हुआ है पेशेंट को और मदर लेबर में या मदर को डिलीवर करना है, ये सब जो होता है मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रेगनेंसी डिलीवर, इसके लिए भी आपके पास 1 या 2 इंटेंसिव केयर के बेड हो तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। यानी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ वो इंटेंसिव बेड में आप इनिशियली मैनेज कीजिए, मान लो अगर मैनेज हो गया 24-48 घंटे में, इट्स फाइन, बट इफ यू कैन नॉट देन ऑलवेज आफ्टर सेटलिंग डाउन द पेशेंट, स्टेबलाइजिंग, यू कैन शिफ्ट टू द
हायर सेंटर। तो इस तरह की सोच रखिए, ना कि बस जस्ट एक छोटा सा सेंटर लेके छोटा सा ओटी, इस तरह की सोच बिल्कुल ही मत रखिए। आगे जाके प्रैक्टिस डिफिकल्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो है फॉरेन कंट्रीज में मैंने काम किया है 12 साल, तो जैसे है कि काफ़ी सारा वहाँ पर है, जैसे मिडल ईस्ट में है तो बहुत ही सीजरेंस होते हैं, ऑब्स्टेटिक्स का प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा वो होता है डिफिकल्ट, और ये होता है तो इसमें ये होता है कि फीटल डिस्ट्रेस, फीटल हाइपोक्सिया ये नहीं होने देना। यानी जो है आप फीटल कार्डियोटोग्राफी जो करोगे, जो फीटल हार्ट रेट का मॉनिटरिंग करोगे ड्यूरिंग लेबर एंड ऑल, तो उसका रिकॉर्ड है आपको 20 साल तक रखना पड़ता है। तो 20 साल तक रखता है, यानी कोई बच्चा हो गया 18 साल का, तो 18 साल के बाद भी वो बोल सकता है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा आईक्यू लो, या मेरा ये मेंटल है, या मुझे एपिलेप्सी हो गई, तो मैं देखना चाहता हूँ भाई कोई बर्थ एस्पिक्सिया तो नहीं हुआ। तो वैसा भी लिटिगेशन आ सकता है। सो फ्यूचर में, भले इंडिया में आजकल बहुत अभी नहीं है, मगर फ्यूचर में ये आने ही वाला है, because every pregnancy in India you can consider as a precious pregnancy. Okay, so this is all from the obstetric side. I'll see you in another video which will be about the gynecology side and gynec oncology side. Thank you very much. Thank you very much.